बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आहद है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यूँ तो अल्लाह इज़्ज़त की हलाल रोज़ी दे रहा था। 3 बहनों और बेवा माँ का इकलौता सहारा था। वालिद साहब मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। अम्मा ने जमा पूंजी को संभाल कर रखा और इससे मेरी तालीम और बहनों को रुखसत करने में खर्च कर डाला। घर का खर्चा अम्मा ने किराए पर चढ़ी दुकानों से किसी न किसी तरह पूरा कर ही लिया। मगर अब जबकि मैं अपने पाँव पर खड़ा था और मैंने BS इन अकाउंटिंग करके अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी, जिसमें आगे बढ़ने और तरक्की करने के आसार भी थे। अम्मा को घर का अकेलापन खाने लगा और घर के सन्नाटे ने आखिरकार ये रंग दिखाया कि मेरी शादी तय हो गई। जब तक शादी की बात घर में नहीं चली थी, मैंने कभी इस मौजू पर सोचा भी नहीं था। मगर अब जूं शादी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी अजीब सी हालत हो रही थी। खुशी बढ़ती जा रही थी। दुआए खैर वाले दिन मैंने 2-3 बार कन अखियों से सारा की जानिब देखा था, मगर वो सर झुकाए बैठी रही, जिससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि शादी में इसकी रजामंदी है या नहीं। अपने आप को शीशे के सामने देखा तो बहनों की बात कुछ सही मालूम हुई कि चांद और सूरज की जोड़ी है। लोग तो यही कहते थे कि मैं खुश शक्ल हूँ, और फिर अम्मा और बहनों की आंख का तारा तो था ही। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आन पहुँचा जब बारात लेकर मुझे सारा को लेने जाना था। सारा के घर में भी तैयारियां अरूज पर थी। आखिर वो भी 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। इसके घर वाले भी दिल के सारे अरमान पूरे कर रहे थे। हस्बे मामूल हम बाराती लेट ही पहुंचे। हालांकि मौसम गर्म नहीं था, मगर घबराहट के मारे मुझे पसीना आने लगा और सख्त प्यास महसूस हो रही थी। स्टेज पर जब बिठाया गया तो हर तरफ से मुबारकबाद और कैमरे की रोशनियों की बौछार सी हो गई। हमारा पूरा ख़ानदान और सारा का पूरा ख़ानदान उमड़ आया था। हमारे बहुत से रिश्तेदार जो शायद अपनी बेटियों को मुझे देना चाहते थे, नाराज़ भी हो गए थे और शादी में नहीं आए थे, और कुछ आए तो थे मगर इनके चेहरों पर खफगी के आसार वाज़िया थे। खैर इन बातों को अम्मा भी ने शादी के बाद के लिए रख लिया था। इनका ख्याल था कि खुशी के मौके पर सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए। स्टेज पर मेरे साथ मेरा सबसे करीबी दोस्त आसिफ बैठा था। वैसे तो मेरे तीनों बहनोई भी मेरे साथ थे, मगर चूंकि वो दोनों मुझसे बड़े थे इसलिए इनसे मैं काफ़ी झिझक महसूस करता था। मैंने चुपके से आसिफ के कान में कहा, यार कहीं से पानी तो ला दो, सख्त प्यास लगी है। आसिफ भी मजाक के मूड में था। फ़ौरन बोला, यार भाभी का इतना खौफ है कि अभी से हलक खुश्क हो रहा है। क्यों, हम शोहरों की नाक कटवानी है। मेरे घूरने पर वो फ़ौरन पानी लेने चला गया। वो उठा ही था कि अचानक एक शख्स आसिफ की जगह आकर बैठ गया। मैं समझा कोई मुबारकबाद देने आया है और लड़की वालों की तरफ से है, क्योंकि इसे मैंने नहीं पहले देखा था। वो शख्स बड़ी राजदारी से मेरे कान में बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे राब्ता करने में बहुत देर कर दी, मगर क्या करता, इन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि आपसे मेरा कोई राब्ता ना हो सके। आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। आपके घर वालों ने बग़ैर किसी तहकीक के एक ऐसे खलीस ख़ानदान में रिश्ता तय कर दिया है कि शायद अब इसका कोई मदावा भी ना हो सके। ये लड़की जिससे आपका निकाह होने वाला है बेहद बदनाम ज़माना है। पूरे ख़ानदान में कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ तो इन लोगों ने ये पोत सर से उतारने के लिए बाहर के सीधे साधे लोगों को फंसा लिया। भाई, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको एक मुखलिस होने के नाते आगाह कर दूँ कि आप लोग आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। बहुत पछताएंगे। आगे आप खुद समझदार हैं। एक ऐसी लड़की जिसके ना जाने कितने आशिक हैं, वो शादी के बाद क्या रंग दिखाएगी। बहरहाल अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, हमारा काम समझाना था। न जाने वो शख्स और कितनी देर क्या क्या बोलता रहा। इतने में आसिफ पानी ले आया और वो आदमी फ़ौरन गायब हो गया। इस वक्त सब निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ थे। किसी ने इस 2 मिनट की कार्रवाई को नोट ही नहीं किया था, मगर इन 2 मिनटों ने मुझे हिला कर रख दिया था। एकदम मेरी खुशी के जज्बात पर जैसे बर्फ़ जम गई थी। दिल में हलचल हो रही थी। दिमाग ने काम करना जैसे बंद कर दिया था। मेरे जहन पर इस अनजान शख्स की बातें हथौड़े की तरह बरस रही थी।
अब ज़ारा का चेहरा मुझे मासूम नहीं बल्कि अयार लगने लगा था। ज़ारा के भाइयों को देखकर मुझे यूँ लगा जैसे इन्होंने मेरी सादा माँ और बहनों को बेवकूफ़ बना डाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या निकाह के वक्त मुझे सबके सामने भरमला इनकार कर देना चाहिए या फिर शादी करके इसको सबक सिखाना चाहिए। आखिरकार मेरे दिमाग ने इस बात का फैसला किया कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की है, इनको मज़ा चखाना ज़रूरी था और निकाह के बाद इनको इनकी औकात याद दिलाकर ही मुमकिन था। मुझे याद ही नहीं कि कैसे सारी रसूमात को मुकम्मल किया गया। हाँ, इतना ज़रूर था कि अम्मा भी और मेरी बहनों ने महसूस कर लिया था कि मैं हद दर्जा संजीदा हूँ। ज़ारा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। ज़ारा के घर वाले उससे बढ़कर चालाक और होशियार लग रहे थे। जब ज़ारा के अम्मी अबू मुझे बेटों की तरह दुआएं दे रहे थे तो वो मुझे दुनिया के सबसे बड़े मकार लग रहे थे। न जाने किस तरह रुखसती अमल में आई और मैं इंतहाई बेदिली से घर की जानिब चल दिया। आसिफ जो मेरे साथ था वो भी महसूस कर रहा था कि मैं परेशान हूँ, मगर हम दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और मैं इसे बताता भी तो क्या बताता, अपनी ही बीवी के बारे में क्या भेद खोलता। इसके लाख पूछने पर भी मैं खामोश ही रहा और बहाना कर दिया कि अब्बा जी याद आ रहे हैं, काश वो भी होते। इस पर आसिफ भी उदास हो गया, क्योंकि जब से इसने अपने अब्बू को खोया था वो मेरे दर्द को भी समझने लगा था। आखिरकार तमाम रस्मों के बाद वो वक्त आ गया जब मुझे ज़ारा का सामना करना था। मैं कमरे में जाना नहीं चाहता था, मगर रिश्तेदारों के सामने तमाशा बनने से बचने के लिए मैं मरे हुए दिल से कमरे की जानिब चल पड़ा। ज़ारा सरापा इंतज़ार बनी बैठी थी, मगर इस वक्त मुझे इंतहाई कबीह लग रही थी। इस अनजान शख्स की बातें मेरे जहन में घूमने लगी और मैं इंतहाई गुस्से में आ गया। मैंने एक भरपूर गुस्से वाली निगाह ज़ारा पर डाली जो नजरें झुकाए बैठी थी। हाँ तो बीबी, आज मेरे सामने ज़रा खुलकर तो बताएं कि शादी से पहले आपके कुल कितने आशिक थे, जिनके किस्सों ने आपको इतना मशहूर कर दिया कि आपके अपने ख़ानदान में आपको कोई बहू बनाने पर तैयार नहीं हुआ। मेरी बात पर ज़ारा ने एकदम हैरत ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा। शायद इसे तवक्का नहीं थी कि इस मौके पर इस पर ऐसे बिजली भी गिर सकती है। मेरी ज़ुबान से आग बरसने लगी। मेरी आंखों की नफ़रत ने इसकी आंखों से सैलाब जारी कर दिया। ऐन उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब कहना कुछ नहीं, करके दिखाना है। मेरे सामने ये शरीफ साथियों वाले ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे सामने खुल चुकी हो और तुम्हारे घर वालों की असलियत भी मुझे मालूम हो चुकी है। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि दूसरों को बेवकूफ़ समझने वाले खुद कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। सुबह जब मैं कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। इसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर वीरानी थी। मुझे एकदम इस पर बेहद तरस आ गया। निकाह का बंधन ही ऐसा होता है कि दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत जाग जाती है। पल भर को पछतावा हुआ कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, मगर फिर अचानक शैतानी ख्यालात ने मुझ पर यलगार कर दी। अपने और अपने घर वालों के साथ होने वाले धोखे ने आंखों पर नए सिरे से पट्टी बांध दी। मेरी बहनों ने जब ज़ारा की ये हालत देखी तो हैरान रह गई। मैं जल्दी से कमरे से निकल गया। बाजी फौरन मेरे पीछे आई। ये सब क्या है आहत? क्या हमने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं ली थी? जब सब कुछ तुमसे पूछकर किया है तो अब इस रवैये का क्या मतलब है? बाजी का जारहाना अंदाज देखकर बहुत ज़रूरी हो गया था कि उनको हकीकत बता दी जाए। मैंने सारी बात बाजी को बता दी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तुमको एक अनजान इंसान की बातों पर इतना भरोसा हो गया कि तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें होती हैं। क्या हम अपने अखलौते भाई की शादी बग़ैर छानबीन के किसी भी राह चलती लड़की से कर देंगे? क्या तुमको इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपने घर वालों पर भरोसा न करूं? पहले तहकीक तो कर लेते, ना जाने कौन खबीस था जिसने तुम्हारे दिल में ये वसवसे डाले। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम एक नेक लड़की पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो? बाजी की सख्त बातों ने जहन पर जमी गर्द साफ तो की, मगर वो पूरी तरह हटा न सकी और मैं भी अपनी बात पर जमा रहा।
बाजी जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। कुछ तो होगा जो ऐन शादी वाले दिन ये सब मेरे इल्म में आया। ये तो इसके घर वालों की इज्जत की खातिर मैंने निकाह कर लिया। अगर मैं इनकार कर देता तो क्या कर लेते आप सब। बाजी ने इस वक्त मुझसे कोई बहस नहीं की और चुपचाप कमरे से निकल गई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर फिर भी न जाने क्यों एक फांसी दिल में चुभ गई थी। इसकी बदकिरदारी का अगर कोई सबूत नहीं तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि वो पाकबाज है। मैंने सोचा जब शादी करने का ड्रामा किया ही है तो पूरी तरह निभाऊं। एक बार ये सारे रिश्तेदार चले जाएं फिर खुलकर सामने आऊँगा। यही सोचकर मैंने वलीमे के लिए तैयारी शुरू कर दी और कपड़े लेने के लिए कमरे की जानिब चल दिया। जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे बाजी की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़ारा से ही बात कर रही थी। मेरे कदम रुक गए। ज़ारा, आहत को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। न जाने कौन था जिसने तुम पर बहतान लगाया, मगर अब तुम पर जो आजमाइश आई है इसमें तुम्हें खरा उतरना होगा। ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत का सवाल नहीं, हमारी भी इज्जत का सवाल है। तभी धीमी सी आवाज़ में ज़ारा बोली, बाजी, अम्मी अब्बू ने मुझे रुखसत कर दिया है। अब तो मेरा जीना मरना आप सबके साथ है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरा आखिरी सफ़र अपने शोहर के कंधों पर हो और वो मुझसे राज़ी हों। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मेरी बेगुनाही का गवाह अल्लाह है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि किसने ये सब किया और क्यों किया। चलो अभी खैर है, वलीमा हो जाए फिर इस मसले का हल निकालेंगे। तुम फिलहाल अपने घर वालों को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होंगे। हम खुद सब कुछ हल कर लेंगे। बाजी ने ज़ारा को तसल्ली दी और मैं कमरे में दाखिल हो गया और कपड़े लेकर बाहर निकल गया। वलीमे में भी ज़ारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लम्हे शिद्दत से मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि काश ये सब झूठ हो और ये लड़की वैसी ना हो जैसा मैंने सुना है। मगर मेरे अंदर शक का नाग ऐसा फन फैलाकर बैठ गया था कि अक्ल माऊफ थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर ना जाने क्यों यकीन था कि जो कुछ मैंने सुना है वो अगर 100% सच नहीं तो इसमें कुछ न कुछ सच ज़रूर होगा। वलीमे के बाद एक रस्म में जब ज़ारा अपने घर गई तो मैंने जाने से साफ मना कर दिया। पता नहीं अम्मी और बाजियों ने किस तरह बात संभाली। ज़ारा के घर वाले भांप चुके थे कि कोई मसला है, मगर ज़ारा ने बाजी की कही बात पर अमल करते हुए अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा। घर वापस आने के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मैंने किसी भी दावत में जाने से साफ मना कर दिया। अपने ख़ानदान वालों को तो अम्मी ने संभाल लिया, मगर ज़ारा के ख़ानदान को जब मना किया गया तो फिर ज़ारा की अम्मी पहुंच गई। वो सख्त परेशान थी। शायद बेटी का उतरा चेहरा उन पर दबे राज खोल रहा था। आखिरकार अम्मी बाजियों ने यही मुनासिब समझा कि सारी बात खोलकर बता दी जाए और इन्होंने यही किया। ज़ारा की अम्मी दम खुद थी कि ऐसा कौन कर सकता है। मुझे अम्मी ने ऑफिस फ़ोन किया कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। ज़ारा की अम्मी मुझसे बात करना चाहती थी, मगर मैं उन सब का सामना नहीं करना चाहता था। इस वजह से मामूल से भी देर से घर लौटा। मैंने ज़ारा के साथ शादी की पहली रात के बाद से कोई बात नहीं की थी। रात को जब मैं कमरे में लौटा तो ज़ारा जान नमाज पर बैठी रो रही थी। न जाने क्यों कभी कभार मेरे दिल में हमदर्दी और मोहब्बत उमड़ आती थी। दिल करता था सब कुछ भूल जाऊं, नए सिरे से शुरुआत करूं, मगर फिर इतनी नफरत और गुस्सा उमड़ आता कि ज़ारा की एक एक हरकत ढकोसला मालूम होती। उस वक्त भी ज़ारा को देखकर मेरे जहन ने उसे ड्रामा क्वीन का खिताब दे डाला, वरना नमाज मेरे घर वापस आने के वक्त ही पढ़नी थी। मैंने साफ साफ बाजी को कह दिया था कि अगर ये औरत यहाँ रहना चाहती है तो घर से कदम बाहर ना निकाले। हाँ, उसके माँ बाप भाई आकर मिल जाएं, मगर ये वहाँ नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने पुराने किस्से दोबारा शुरू करे। इस दौरान ज़ारा के भाइयों वालिद ने भी मुझसे राब्ते करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल उनसे मिलने को तैयार नहीं था। जाहिर है वो अपनी बेटी की हिमायत करते और मेरा दिल साफ करने की कोशिश करते। आखिर एक दिन अम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया। बेटा, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, मगर इस 1 महीने को हम सब ने इतनी अज़ियत में गुजारा है कि लगता है जैसे साल गुजरा हो। तो सोचो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तुम एक बार बैठो, बात करो। दिल तब भी ना माने तो खुद को और ज़ारा को इस असियतनाक ताल्लुक़ से आज़ाद कर दो। मैं खुद भी नफ़रत और गुस्से का बोझ उठाते उठाते थक गया था। आखिरकार जुम्मे का दिन तय पाया।
जुम्मे की नमाज के दौरान मैंने जब सजदे में सर झुकाया तो बेख्तियार मेरा दिल रो पड़ा। मैं जी भर कर रोया और फिर बेहद पुरसुकून हो गया। सब मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके मैंने खुलकर हालात का सामना करने का सोचा और घर पहुंच गया। दोपहर को घर पर सब लोग जमा थे। मेरे तीनों भिनोई भी थे और आसिफ जो मेरा जिगरी दोस्त था और सारी सूरत हाल से किसी हद तक वाकिफ भी था, वो भी आ गया। सारा के अब्बू बहुत सुलझे हुए थे। इन्होंने बात का आगाज़ किया। बेटा, हमें एक बार तुम बताओ कि क्या हुआ था और वो शख्स कौन था जिसने तुमसे ये सब बातें की। जाहिर सी बात थी, मैं उस शख्स को नहीं जानता था, मगर अब याद आया कि वो शख्स इस साविये से बैठा था कि मैं इसे वाज़िया देख भी ना सकूं। बस उसकी आवाज़ और लहजा था जो जहन पर नक्श हो गया था। मैंने उन सब के सामने सारी बात बता दी। इस शख्स का पता लगाने के लिए शादी की मूवी चलाई गई, मगर दौरान शादी मेरे साथ बहुत अनजान लोग आकर बैठे थे। कई लोगों ने बातें भी की थी। इसी वजह से सब हासिल रहा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने आसिफ से पानी मंगवाया था और जब आसिफ पानी लाया तो वो शख्स फ़ौरन उठ गया था। मैंने ये बात बता दी। ये मौका हमें शादी की मूवी की मास्टर कॉपी में देखने को मिल सकता था, क्योंकि मूवी की मिक्सिंग में तो एडिटिंग वगैरह करके गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। जब मास्टर कॉपी में देखा गया तो वो शख्स नज़र आ गया जो आसिफ के पानी लाने पर फ़ौरन उठ गया था। मैंने भी तभी उसको गौर से देखा। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला खासा मोअज़्ज़िज़ शख्स था और बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। ज़ारा के भाई गुस्से से पागल हो गए, क्योंकि वो ज़ारा का फुप्पा था। इस सब का इल्म होने के बाद वो लोग बग़ैर रुके चले गए। एक हफ्ते तक कोई राब्ता वगैरह नहीं हुआ और फिर अचानक जुम्मे वाले दिन उन लोगों ने फिर मिलने के लिए वक्त मांगा। दोपहर को फिर सब अजीज़ जमा थे। सारा के अब्बू ने बोलना शुरू किया। बेटा आहद, ज़ारा हमारी इकलौती बेटी है। हम सब घर वाले इसकी एक मुस्कुराहट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर तकदीर पर तो किसी का इख्तियार नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्यों हुआ। असल में मेरी बहन की ख्वाहिश थी कि ज़ारा उसकी बहू बने, लेकिन मेरे भांजे की हरकतें काफ़ी मशकूक थी। हम अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, इसी वजह से हमने वहाँ के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और यहाँ आपकी तरफ हामी भर ली। इसी बात की जलन इन लोगों ने शादी वाले दिन ये हरकत करके निकाली, ताकि तुम ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दो और हम बेटी की इज्जत की खातिर वहाँ रिश्ता करने पर मजबूर हो जाएं। अब अगर तुम इस बात को तस्लीम करते हो तो सही है, वरना हम सब में से कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि रिश्ते मजबूरी से नहीं निभाए जाते। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। इसी रात में कमरे में सोचों में गर्क बैठा था कि ज़ारा हाथ में कुरान पाक उठाए मेरे करीब चली आई। मैं जानती हूँ आप मुझसे बदज़न हैं, मगर आखिरी बार आपको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए मैं इस पाक किताब की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं पाक हूँ। मेरी बेगुनाही का सबूत अल्लाह देगा। मैं अपनी सिपाही में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। वो एक लम्हा था कि मैं बिल्कुल पिघल गया। मैंने सब कुछ भुलाने का फ़ैसला किया और सोच लिया कि अब नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब आऊँगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। सब बेइंतहा खुश थे कि बात ख़त्म हो गई। आज जब हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, तब भी एक फांस सी दिल में चुभी हुई है। ज़ारा बेहद अच्छी बीवी साबित हुई और सबसे बढ़कर वो बेहद प्यार करने वाली बहू थी, मगर मेरी शक्की निगाहें उसे कितनी अज़ियत देती थीं वो इसका चेहरा बता देता था। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि ज़ारा ने बताया कि आज उसके घर जाना है, इसी वजह से मैं जल्दी आऊँ। सो मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और हम सब तैयार होकर ज़ारा के घर पहुँच गए। वहाँ वही शख्स व्हील चेयर पर बैठा था जो ज़ारा का फूफा था। मैं हैरान था कि वो बेहद बीमार लग रहा था। ज़ारा ने नफ़रत से उसे देखा और बच्चों को लेकर अंदर कमरे में गुस्से से चली गई, जबकि मुझे ज़ारा के अब्बू ने ज़बरदस्ती पास बिठाया। बेटा, अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने पाक पास लड़की पर भुगतान लगाने का बहुत सख्त बदला ले लिया है। अब तुम भी इनको माफ़ कर दो। उसी वक्त इस कमज़ोर से शख्स जिसका नाम मोहम्मद सादिक था ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मुझे कहा, बेटा, जिस बेटे की खातिर मैंने ज़ारा बेटी पर भुगतान लगाया, अल्लाह को नाराज़ किया, इसने मुझे इतनी असियत दी कि मैं मफलूज हो गया। फुप्पो भी साथ बैठी हुई थी और वो बुरी तरह रो रही थी।
ज़ारा के फूफा ने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम्हें भड़काऊंगा, तुम ज़ारा से निकाह करने से इनकार कर दोगे और हम एहसान जतलाते हुए ज़ारा बेटी का रिश्ता अपने बेटे से कर देंगे। मगर तुमने जब निकाह कर लिया और ज़ारा बेटी को ब्याह कर ले गए तो हमारी उम्मीदों पर पानी भर गया। अब वही बेटा जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया अपनी आँख पर दांव पर लगा दी, बीवी की बातों में आकर मुझे बहुत ज़्यादा पीटता है। मैंने बहुत बार ज़ारा बेटी से माफ़ी मांगी है मगर वो मुझे माफ़ नहीं कर रही। तुम कहो तो शायद मेरा इम्तिहान ख़त्म हो और मैं सुकून से मर सकूं। मैं जानता था कि ज़ारा क्यों इसे माफ़ नहीं कर रही थी। मैं सब कुछ भूल चुका था मगर एक फांसी दिल में थी, एक शक सा था और मेरी नज़रें ज़ारा तक मेरे शक का पैगाम पहुंचा देती थी। दिल तो मेरा भी इस शख्स को माफ़ करने को नहीं चाह रहा था जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त को शक की आग में झोंक चुका था। मगर आज वो फांस भी मेरे दिल से निकल गई। ज़ारा ने आज तक इस शख्स को माफ़ नहीं किया मगर अब वो इसे बद्दुआ नहीं देती और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को क्या सज़ा दूँ। मैंने पाक पास बीवी पर शक किया। एक अनजान शख्स की बातों में आकर मैंने अपनी बीवी पर शक किया। बदगुमानी की आग बेशक बहुत बुरी होती है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इससे पनाह दे। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी पाक पास बीवी पर शक किया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।